नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस तरीके से करेंगे। ये जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड कम से कम एक क्वेश्चन अवश्य ही देखने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाएगा जिसमें आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और उसको आपको संतुलित करना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप यहां पर अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप 1 से 2 अंक का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सके। यहां पर आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन जरूर करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने जो पहला वीडियो देखा था उसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। ये आज विज्ञान विषय का सेकंड वीडियो है, दूसरा वीडियो है। हमने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक को ध्यान में रखते हुए, आरबीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया है। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है इसको क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से संतुलित करना होता है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखिए यहां पर कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर द्रव्यमान संरक्षण नियम की अनुपालना होती है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो द्रव्यमान है वो नियत बना रहता है। इसका मतलब ये हो गया है कि जो अभिकारक हैं उनका द्रव्यमान, अभिकारक जो हम लेकर चलते हैं जिनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, उत्पादों का द्रव्यमान सेम बना रहता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो देखिए यह है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम हमें क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। इसका मतलब ये हुआ है कि द्रव्यमान अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद नियत बना रहता है, अर्थात द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। अभिकारकों का जितना द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होता है। क्लियर? ये तो एक महत्वपूर्ण बात थी कि ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है। साथ में देखिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर रहती है, कि जितने परमाणु अभिकारक में है उतने ही परमाणु किसमें रहेंगे, उत्पाद में रहेंगे। अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या सेम बनी रहती है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अभिकारक में जो हम अभिकारक लेकर चलते हैं उस अभिकारक में अभिकारकों के अंदर परमाणु जितने होते हैं उतने ही परमाणु उत्पादों में होंगे। तो उत्पादों में परमाणुओं की संख्या और अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या नियत रहती है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। सबसे जो मेन जो बात है, इंपॉर्टेंट वाली जो बात है, ये सेकंड वाली है कि परमाणुओं की संख्या
सेम होनी चाहिए, अर्थात अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के पश्चात परमाणुओं की संख्या सेम होनी चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। चलिए देख लेते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करेंगे। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना यहां पर सीखेंगे। एक एक करके कुछ स्टेप है, 5-6 स्टेप यहां पर हम देखेंगे। पहली जो अपनी स्टेप है वो हमें देखिए क्या कहती है। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, जो भी आपके पास में रासायनिक समीकरण है उसके प्रत्येक सूत्र के चारों ओर हमें यहां पर एक बॉक्स बना लेना है। तो देखिए यहां पर हमारे पास में जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमें दे रखा है Fe आयरन, H2O जल, Fe3O4, साथ में H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। विद्यार्थियों, हमें इन तत्वों के सिंबल को एक एक करके समझना है कि ये जो आप Fe देख रहे हैं ये आयरन का सिंबल है, ये आयरन को बताता है। यहां पर H है वो हाइड्रोजन को बताता है कि जो हमारे पास में तत्व हैं उनको एक एक करके हम सिंपल तरीके से यहां पर हम समझेंगे। O है वो ऑक्सीजन को बताता है। ये जो तत्व हैं वो हमारे यहां पर इस अभिक्रिया के अंदर यूज में आ रहे हैं। क्लियर? ये तो तत्व इनके सिंबल हो गए। अब जो H2 है ये है हाइड्रोजन गैस। H तो है हाइड्रोजन, परमाणु को रिप्रेजेंट करता है। H2 का मतलब हो गया है हाइड्रोजन गैस। क्लियर? इसके अलावा यहां पर हमारे पास में है Fe3O4। चलिए मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं कि देखिए एक होता है FeO, FeO इसको हम कहते हैं फेरस ऑक्साइड। क्लियर कर लें आप, इसको हम बोलेंगे फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। एक होता है Fe2O3, इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसे फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। एक हमारे पास में यहां पर इस इक्वेशन के अंदर है Fe3O4, इसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं, आयरन ऑक्साइड इसको कहा जाता है। क्लियर? तो इन चीजों को एक बार ध्यान देंगे, समझ लेंगे, क्योंकि ये बार बार यूज में आएंगे और एक एक करके इन सिंबल को, इन प्रतीक चिन्हों को हमें समझना होगा, याद करना होगा। तो विद्यार्थियों, हमें ये अभिकारक यहां पर दे रखे हैं और जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं उनको हम एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। प्रत्येक इसको बॉक्स में बंद कर लिया, इसे बॉक्स में बंद कर लिया, इसे बॉक्स में बंद कर लिया, इसे बॉक्स में बंद कर लिया। हमें बॉक्स में बंद करने के बाद में इनकी संख्या में, इनके परमाणुओं की संख्या में सूत्र में कोई बदलाव नहीं करना है। इनके अणुओं की संख्या में हम बदलाव करेंगे, लेकिन जो बॉक्स में बंद कर लिया उसके फॉर्मूले में अब हमें कोई बदलाव नहीं करना है। सेकंड स्टेप यहां पर हम देख लेते हैं। जो दूसरी हमारी स्टेप है, इस समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या यहां पर हम नोट करेंगे। तो जो इक्वेशन है, एक बार मैं यहां पर इक्वेशन को पुनः लिख लेता हूं। Fe प्लस हमारे पास में है H2O, यहां से ये बनता है Fe3O4 प्लस में H2। तो यहां पर आप देखेंगे Fe, तो Fe हमारे पास में ये Fe है, तो अभिकारक के अंदर Fe की जो संख्या है वो 1 है और उत्पाद में Fe की जो संख्या है वो 3 है। इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है वो अभिकारक के अंदर है 2 और उत्पाद में हमारे पास में है 4। सॉरी, यहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखनी है तो ये भी 2 ही है। ये भी कितनी है? 2 ही है। अब देखेंगे हम
ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या मतलब O की जो संख्या है वो अब हमें यहाँ पर देखनी है। तो ऑक्सीजन की संख्या अभिकारकों के अंदर 1 है और उत्पाद के अंदर 4 है। उत्पाद के अंदर कितनी है? 4। आपको ये टेबल बना लेनी है और इस टेबल से ही हमें पता चलेगा कि हमें इसमें से सबसे पहले किसको संतुलित करना है, किसे संतुलित करना ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को हमारे को सेम करना है, बराबर करना है। संतुलन का मतलब भी यही है। तो देखें विद्यार्थियों, तो सबसे पहले आप इस टेबल के अंदर देखेंगे कि परमाणुओं की संख्या कहां पर ज्यादा है। तो देखिए अभिकारक में सबसे ज्यादा जो परमाणु है वो है 2, उत्पादों में सबसे ज्यादा जो परमाणु है वो है 4। तो इस 4 वाले को हमें सबसे पहले संतुलित करना है। 4 वाले को सबसे संतुलित मतलब ऑक्सीजन की संख्या को हमें यहां पर संतुलित करना है। तो देखो इसमें यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 4, इधर ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास में है 1। तो इसे संतुलित करने के लिए यहां पर हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सीधा सा काम यह है कि ये बॉक्स में बंद है, इसके बाहर आप एक 4 लगा देंगे। ओके, इसके बाद में जो परमाणुओं की संख्या है वो हमारे पास में है यहां पर 3। आयरन के परमाणुओं की संख्या हमारे पास में यहां पर 3 है। तो यहां से हम इस आयरन को भी संतुलित करेंगे। तो इधर हमारे पास में आयरन के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में 3 है। तो अभिकारकों के अंदर भी हमें 3 बनाने के लिए इधर हमें यहां से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यहां पर 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो आयरन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में 3, उत्पाद में भी 3। ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 4, उत्पाद में भी 4। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या चेंज हो गई। हाइड्रोजन की संख्या 2 थी और उधर भी 2 ही थी, लेकिन यहां पर इसको 4 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इनकी संख्या में बदलाव हो गया, इनकी संख्या में परिवर्तन हो गया। तो इसको संतुलित करने के लिए यहां से भी हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अब हमारी जो अभिक्रिया है वो अब संतुलन की स्थिति में पहुंच चुकी है। चलिए इनको मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। तीसरी वाली जो स्टेप है वो क्या है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व अभिकारक या उत्पाद की साइड उचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि सबसे ज्यादा जो संख्या है वो हमारे पास में यहां पर थी ऑक्सीजन की। परमाणुओं की संख्या यहां पर क्या है विद्यार्थियों? सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। और वो कितनी है? 4 है। तो सबसे पहले इसको संतुलित करने हेतु हमने यहां पर इस जगह पर ये 4 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के पश्चात हम अगली स्टेप में आगे बढ़ते हैं। चौथी जो हमारी स्टेप है कि सभी तत्वों को चरण 3 की भांति संतुलित करना है। तो फिर हमें यहां पर क्या है कि जब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर अपन को देखना है इसके बाद में जो परमाणुओं की संख्या है सबसे ज्यादा वो आयरन की है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहां पर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हाइड्रोजन की संख्या यहां पर संतुलित करने हेतु इधर भी इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर सेम हो जाती है। तो ये परमाणुओं की संख्या तो यहां पर सेम हो गई है, लेकिन अब इनकी अवस्था, इनमें उत्प्रेरक, दाब, ताप आदि भी यहां पर लिखकर इसको अच्छी तरीके से संतुलित करेंगे। अगली जो हमारी स्टेप रहेगी उस स्टेप में हम अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखेंगे। तो देखिए ठोस जिसे हम सॉलिड कहते हैं, जिसके लिए एस यूज में लेंगे। द्रव जिसे हम लिक्विड कहते हैं, एल सिंबल का प्रयोग करेंगे। और गैसों के लिए हम जी का प्रयोग करेंगे। और जलीय अवस्था के लिए, एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम एक्यू का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर जो आयरन है
उसके सब स्क्रिप्ट में देखो हमने यहां पर ये एस लगाया है सॉलिड के लिए, ठोस के लिए यहां पर हमने क्या लगाया है, एस लगाया है। उसी प्रकार से जो जल है, यहां पर ये गैसीय अवस्था के अंदर इस H2O को इस आयरन के ऊपर हम प्रवाहित करवाएंगे, तो यहां पर देखो इसमें यहां पर G लगाया है। और Fe3O4 है, ये भी हमारे पास में यहाँ पर ठोस अवस्था में प्राप्त होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, तो यहाँ पर हमने G लगा दिया है। देखिए विद्यार्थियों, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होगी कि जिनमें हमें ताप लिखना पड़ सकता है, दाब लिखना पड़ सकता है, या उत्प्रेरक लिखना पड़ सकता है, जिन्हें हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे पुट करेंगे। कि ये जो अभिकारक और उत्पाद के बीच में ये जो तीर का निशान आप देख रहे हैं, इस तीर के निशान के ऊपर या इस तीर के निशान के नीचे यहां पर हमारे पास में आएगा, या तो यहां पर ताप लिखेंगे आप लोग, यहां पर हम दाब लिख सकते हैं, यहां पर हम उत्प्रेरक भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर लिखी जाएगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिनके जरिए हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे, एक एक करके इनको समझ लेते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो हमारे पास में विद्यार्थियों एक और सिंपल जो तरीका है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। एक तरीके से वो है तुक्का विधि। उसमें क्या है कि टाइम नहीं लगता, लेकिन यदि मान लो कि कई बार इक्वेशन ऐसी आ जाती है, समीकरण, रासायनिक समीकरण इस तरीके की आ जाती है कि वो संतुलित नहीं हो, तो जो अभी हमने मेथड बताया उसी मेथड का आपको प्रयोग करना है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर हम परमाणुओं की संख्या देख लेते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या किसकी है, फिर उसको हम संतुलित कर लेते हैं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, गौर करके देखिए विद्यार्थियों, कि सबसे ज्यादा जो परमाणुओं की संख्या है वो इधर, जैसे मैं यहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। तो अभिकारक के अंदर कितनी है? तो अभिकारक के अंदर हाइड्रोजन हमारे पास में है 2 और 1 3। तो देखो यहां पर है हाइड्रोजन 1, यहां पर हाइड्रोजन 1 है, लेकिन ये ऑल ट्वाइस होने की वजह से दुगने हो गए, और कुल मिलाकर यहां पर हाइड्रोजन हो गए हैं 3। देखो एक बार इनके फॉर्मूले भी मैं आपके सामने साथ साथ लिखता जाता हूं। HNO3 ये एक एसिड है, इसको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल। ओके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक क्षार है, ये एक अम्ल था। ओके। और ये है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, ये इसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट ये एक लवण हो जाएगा। ठीक है। और H2O है, ये हमारे पास में जल है ही। तो एक एक करके सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर आपको जो फॉर्मूले हैं वो धीरे धीरे इनको समझ लेने हैं, क्योंकि एक एक करके इनको समझेंगे तभी आगे चलकर ये सारी चीजें समझ में आएगी। तो देखिए, अभिकारक के अंदर हाइड्रोजन है 3 और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या है 2। ऑक्सीजन है यहां पर 3, तीन यहां पर है और 2 यहां पर है, 3 और 2 हो जाएंगे 5। ऑक्सीजन यहां पर हमारे पास में है 6 और 1 7, इनकी संख्या 7 है। फिर नाइट्रोजन इधर है 1 और इधर नाइट्रोजन है 2। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है।
तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर इस इक्वेशन को संतुलित करने हेतु कैल्शियम की संख्या दोनों तरफ सेम है। कैल्शियम की संख्या दोनों तरफ क्या है? सेम। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या है वो ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन को अब संतुलित करने हेतु कि देखिए यहां पर इधर अपने पास में है 7, इधर अपने पास में कितने हैं? 7 है। 6 तो ये रहे, 1 ये रहा। तो अब देखिए यहां पर ये हमारे पास में 2 हैं और 3 ये रहे। तो देखिए इसको संतुलित करने हेतु, इसको संतुलित करने हेतु मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास में यहां पर ऑक्सीजन की संख्या अब हो गई है इधर 5 + 3 8 हो गई है। ठीक है। इधर भी बराबर करने हेतु इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पर एक और बढ़ गई है। तो इनकी संख्या अब क्या हो गई है? दोनों तरफ 8 हो गई है। दोनों तरफ क्या हो गई है? 8 हो गई है। हाइड्रोजन की संख्या इधर पहले देखो 2 और 2 4 हो गई है, 1 बढ़ गई है, इधर 4 हो गई है। इधर दुगुनी 2 से गुणा करते हैं, इधर 2 बढ़ गई, इधर भी 4 हो गई है। नाइट्रोजन की संख्या भी इधर 2 हो गई है, इधर भी 2 हो गई है। तो बराबर हो चुकी है, इक्वेशन है वो संतुलित हो चुकी है। चलिए एक बार इन सबको मिटाकर मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट जो इक्वेशन है संतुलन की स्थिति के अंदर वो थोड़ा मैं समझा देता हूं, बता देता हूं कि ये कब स्थायी अवस्था में होगी। तो देखिए जब यहां से इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहां से इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये संतुलन की स्थिति के अंदर पहुंच जाएगी। तो देखिए यहां पर अब हाइड्रोजन कितने हैं? तो ये है तो है 2, 2 तो यहां से रहे और 2 यहां से रहे, तो हाइड्रोजन यहां पर है 4। ठीक है। उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 × 2, ये भी कितने हैं? यहां पर भी क्या हो गए हैं? 4 हो गए हैं। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन यहां पर 1 और ये 2 से यहां पर मल्टीप्लाई है तो ये भी हो गए 2। यहां पर नाइट्रोजन ये होल ट्वाइस होने की वजह से इनकी संख्या भी कितनी है? यहां पर 2 हो गई है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन 3 और ये 2 से मल्टीप्लाई है, 2 अणु हैं तो 6 तो ये हो गए और यहां से 2 ये होल ट्वाइस होने की वजह से 8 हो जाएंगे। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 यहां पर, तो 6 + 2 इधर भी 8 हो गए हैं। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का इधर 1 परमाणु, इधर भी कैल्शियम का 1 परमाणु, तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या सेम हो चुकी है। तत्पश्चात ये इक्वेशन भी सेम होगी, मतलब संतुलन में होगी। अगली इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। हमें यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम सल्फेट H2O, तो ये भी हमें अम्ल और क्षार की एक सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है। इनके नाम एक बार मैं आपको बता देता हूं कि NaOH, NaOH यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। H2SO4 इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। Na2SO4 इसको हम कहते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके इस लवण का निर्माण करते हैं। H2O हमारे पास में यहां पर ये जल है ही, तो प्रत्येक फॉर्मूले में प्रयुक्त परमाणुओं के बारे में आपको पहले से ही नॉलेज होना चाहिए कि Na का मतलब होता है सोडियम, Na परमाणु क्रमांक 11 ये सोडियम है, O ऑक्सीजन होता है, H हाइड्रोजन होता है, S सल्फर होता है। तो यही चीजें हमारे यहाँ पर ये प्रतीक चिन्ह है इनके, और ये इनके
अणुओं के सूत्र हैं। ओके, चलिए अब हम इसको करते हैं संतुलन की स्थिति में। संतुलन में करने के लिए देखिए यहाँ पर सोडियम का एक परमाणु है, इधर सोडियम के दो परमाणु हैं। तो सबसे पहला काम तो ये अपने है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मैं ये हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग कर रहा हूँ, मतलब एक तरीके से तुक्के हम लगा रहे हैं, और कई बार हिट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन आसानी से इजी वे में सोल्व हो जाती है। तो अब हम देखते हैं क्या इक्वेशन संतुलन की स्थिति में है। तो देखिए एसओ यहाँ पर इधर सोडियम परमाणुओं की संख्या तो इधर 2 है, अभिकारक के अंदर 2 हैं, उत्पाद में भी देख लेते हैं, उत्पाद में भी हमारे पास में 2 हो गई है। फिर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या तो यहां से ये ऑक्सीजन है, इधर 2 अणु हैं तो 2 हो जाएंगे, यहां पर ये 4 हैं तो 2 और 4 6, इधर ये 4 हैं, इधर 1 ही है, इसको 6 करने हेतु 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो ऑक्सीजन तो 4 परमाणु इस सोडियम सल्फेट में है और 2 परमाणु यहां से जल से आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर 6 हो जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी यहाँ पर संतुलन में आ चुकी है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और उत्पाद में जो प्रोडक्ट है उसमें भी हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई है, 2 × 2 4 हो चुकी है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सल्फर की। तो उनकी संख्या यहाँ पर 1 है और इधर भी इसकी संख्या 1 है। तो ये जो इक्वेशन है संतुलन में आ चुकी है, संतुलन में हो चुकी है। तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए किसी भी जो इक्वेशन है इसको हम संतुलन में इस तरीके से दिखाएंगे। हमने 2 जगह 2 से मल्टीप्लाई किया है, एक हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है 2 से, और एक हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो इक्वेशन है वो संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। क्लियर? अगली इक्वेशन देख लेते हैं। हमारे पास में जो अगली समीकरण है BaCl2 + H2SO4 BaSO4 HCl। तो देखिए ये है विद्यार्थियों बेरियम क्लोराइड, ये है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है बेरियम सल्फेट, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, तो यहां पर इनको आप समझ लें क्या क्या है, इनके फॉर्मूले एक बार देख लीजिए। ये हमारे पास में है बेरियम क्लोराइड, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये तो है इनके सूत्र, फॉर्मूले, इनके नाम। अब हम संतुलन की स्थितियां देख लेते हैं। तो इधर बेरियम हमारे पास में है 1, मतलब अभिकारक में 1 है, तो उत्पाद में भी बेरियम के परमाणुओं की संख्या 1 है। फिर क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, इधर क्लोरीन का 1 ही परमाणु है, तो इसको संतुलित करने हेतु इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी कितने हो गए हमारे पास में, 2 हो गए। इधर हाइड्रोजन के परमाणु हमारे पास में कितने हैं, 2, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी 2, सल्फर दोनों तरफ 1-1 हैं, और ऑक्सीजन दोनों तरफ 4-4 हैं। आप इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये संतुलन की अवस्था में पहुंच जाती है। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां पर पहले हम इनका नाम देख लेते हैं कि इनका जो रासायनिक नाम है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास में है MnO2, क्योंकि आपको नाम पहले समझना होगा। तो देखिए विद्यार्थियों मैं आपको क्लियर कर देता हूं। Mn ये मैग्नीज को बताता है, ये हमें मैग्नीज को बताएगा। O ऑक्सीजन हो ही गया। Cl कुछ सिंबल जो नए यूज में आ रहे हैं, ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है। ये तो हमारे पास में परमाणु है। अब देखें MnO2, इसको हम कहते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा।
फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। MnCl2 ये है मैग्नीज क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड। मैग्नीज क्लोराइड। और Cl2 का मतलब है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। तो ये तो अणु और परमाणु यहां पर यूज में आए हैं। तो देखिए यहां पर एक चीज यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्लोरीन परमाणुओं की संख्या, देखो यहां पर आप देखेंगे कि मैग्नीज के परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद में सेम है। फिर हम यहां पर एक संख्या देख सकते हैं मैग्नीज की, तो सॉरी ऑक्सीजन की। तो यहां पर इसकी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहां पर हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4, जबकि इधर 1 ही है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्लोरीन की संख्या अभिकारकों में 4 है, उत्पादों में 2 और 2 4 हो गई है। तो एक बार देख लीजिए इक्वेशन संतुलित हो चुकी है। अभिकारक में जो रिएक्टेंट हैं उनके अंदर मैग्नीज की संख्या है हमारे पास में 1 और प्रोडक्ट में भी 1। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं, उसके अंदर भी 2 हैं। हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 4 है और उत्पाद में भी 2 गुणा 2 मतलब 4 ही हैं। फिर बात करते हैं क्लोरीन परमाणुओं की संख्या, तो अभिकारक के अंदर 4 हैं और उत्पाद में 2 + 2 4 हैं। देखो 2 यहां से हैं हमारे पास में, 2 यहां से हैं, तो ये भी कितनी है, 4 ही हैं। ये समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन संतुलित हो चुकी है। अगली इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 NaCl। तो यहां पर जो हमारे पास में जो रसायन काम में आए हैं, वो सबसे पहला जो रसायन है वो है Na2SO4। Na2SO4 इसको हम सोडियम सल्फेट कहते हैं, इसे सोडियम सल्फेट, इसका जो नाम है वो है सोडियम सल्फेट। दूसरा है BaCl2। According to Wikipedia, देखिए BaCl2 को हम बेरियम क्लोराइड कहते हैं, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड इसे हम कहेंगे, बेरियम क्लोराइड इसे कहा जाता है। तीसरा जो हमारे पास में जो रसायन है, उत्पाद जो बना है वो है BaSO4, जो कि बेरियम सल्फेट होता है, बेरियम सल्फेट। NaCl यह है सोडियम क्लोराइड, अपना साधारण नमक का फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। अब देखिए इस इक्वेशन को हम संतुलन की स्थिति में लाते हैं। तो यहां पर सोडियम सल्फेट के अंदर सोडियम के परमाणुओं की संख्या 2 है, सोडियम के परमाणुओं की संख्या 2 है, तो रिएक्टेंट में 2 हैं, तो प्रोडक्ट में यहां पर इनकी संख्या 1 ही है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए विद्यार्थी, यहां पर आप ऐसे नहीं कि इसके सब स्क्रिप्ट में यहां पर 2 लगा दें, आप ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसमें भी इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर बात करते हैं सल्फर, तो सल्फर दोनों तरफ क्या है, 1-1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो अभिकारकों में 4, उत्पादों में भी 4 हैं। फिर बात करें बेरियम की, तो अभिकारक में 1, उत्पाद में भी 1। फिर बात करें क्लोरीन के परमाणुओं की,
तो अभिकारक में 2 और उत्पाद में भी 2 गुणा 1 मतलब 2 है। तो ये भी इक्वेशन भी अब संतुलन की स्थिति में है। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन है AgBr। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, और ये हमारे पास में सिल्वर है और ये ब्रोमीन गैस है। तो इनका नाम देख लीजिए एक बार। ये हमारे पास में है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, और ये है Ag मतलब सिल्वर, और Br2 ये ब्रोमीन गैस हो गई है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये क्या संतुलन की स्थिति में है? तो पहला काम तो है ये अभी फिलहाल संतुलन की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है? कि इधर Br हैं वो 2 हैं, इधर Br 1 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर Ag 2 हो गए तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इक्वेशन है ये संतुलन की स्थिति में आ चुकी है। और ये जो अभिक्रिया है ये सनलाइट की स्थिति में ही होती है, सनलाइट की उपस्थिति में ही होती है। इसलिए यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद के मध्य बनी जो लाइन है इसके ऊपर हम सूर्य का प्रकाश या सनलाइट भी यहाँ पर पुट कर देंगे। अगली इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस PbONO2O2। तो ये है लेड नाइट्रेट, ये लेड ऑक्साइड, और ये है नाइट्रस ऑक्साइड, ये है ऑक्सीजन गैस। यहां पर हम देखेंगे कि इनकी जो संख्या है, ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास में यहां पर रिएक्टेंट के अंदर है 6। तो उत्पाद के अंदर देख लीजिए कि उत्पादों के अंदर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। उत्पाद में यहां पर 1, 2 और 2 5 है। तो इनकी संख्या संतुलन की स्थिति में नहीं है। तो इनको संतुलित करने के लिए देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं नाइट्रोजन की संख्या को संतुलित करता हूं। तो इधर नाइट्रोजन की संख्या है 2, इस तरफ संख्या है 2, तो इधर संतुलित करने के लिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए अभी भी ऑक्सीजन की जो संख्या है वो दुगुनी हो गई है, 2 हो गई है, तो इधर ऑक्सीजन की संख्या हो गई अब 7। फिर भी ये संतुलन की स्थिति में नहीं है। तो इसे संतुलन की स्थिति में लाने हेतु हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की संख्या को इधर से हम 4 से गुणा करेंगे। इधर से नाइट्रस ऑक्साइड को 2 की बजाय किससे गुणा कर दें, 4 से, और यहां से 2 से गुणा कर दें। चलिए अब देख लेते हैं कि इनमें इनकी संख्या में क्या फेरबदल होता है। तो ऑक्सीजन की जो संख्या है वो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगी। इधर कितनी हो गई, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 1 11, 10 और 1 11। अभी भी ये संतुलन की स्थिति में नहीं आई है। तो इसको आप 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि Pb की संख्या इधर भी कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो Pb दोनों तरफ 2 2 हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो ये हमारे पास में अब दोनों तरफ 4 4 हो गए हैं। तो इक्वेशन अब संतुलन की स्थिति में आ चुकी है। नेक्स्ट इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। फेरस सल्फेट है, ये Fe2O3 में टूट चुका है। तो ये हमारे पास में फेरिक ऑक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इसको संतुलित इक्वेशन इसकी देख लेते हैं। ये हमारी अंतिम इक्वेशन आ गई है। यहाँ पर Fe2, तो इधर भी Fe की संख्या 2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब ये संतुलन की स्थिति में आ गई है। ये भी हमें सॉलिड में मिलता है, ये गैस में मिलेगा, ये गैस में मिलेगा। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या सेम हो जाती है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से संतुलित करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, यदि आप साइंस के या इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, इनके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9460239358 पर।
आपको केवल व्हाट्सअप करना है, कॉल किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। या हमारा जो ऐप है वो भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का जो नाम है वो है BCS अकेडमी। हमारी एप्लीकेशन से भी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से संतुलित करते हैं उसको सीखा, समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।